हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं एमएस सक्सेस पॉइंट पर। एमएस सक्सेस पॉइंट के सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने 9वीं कक्षा की फर्स्ट क्लास लेके आया हूं और ये क्लास 9वीं और 10वीं की दोनों की बेसिक क्लास एक ही रहेगी। और 10वीं क्लास की जब कल वीडियो आएगी तो वो जो मैथ में कंसेप्ट दिया हुआ है एक्सरसाइज से पहले वो करवाया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो बेसिक क्लास है वो हमारी 9वीं और 10वीं की इकट्ठी रहेगी, ठीक है। तो उससे पहले हम क्लास शुरू करते हैं तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। 9वीं कक्षा का जो फर्स्ट चैप्टर है, क्लास हमारी फर्स्ट, चैप्टर का नाम क्या है हमारा? संख्या पद्धति। नौवीं वाले चैप्टर का नाम संख्या पद्धति कर लें और 10वीं वाले वास्तविक संख्या कर लें। ठीक है। अब संख्या पद्धति, संख्या का मूल रूप जानना, ठीक है। संख्या कैसे बनी, कितने प्रकार की होती है, कौन सी संख्या को क्या बोलते हैं, ठीक है। यही संख्या पद्धति है हमारी। क्या है? संख्या पद्धति है। और इस संख्या पद्धति को हम क्या कहते हैं? इस संख्या पद्धति को हम नंबर सिस्टम कहते हैं और वास्तविक संख्या को रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। अब हम संख्या पद्धति में पहले हम नंबर को यानी कि संख्याओं को समझेंगे। क्या समझेंगे? संख्याओं को समझेंगे। संख्या कैसे बनी, कौन सी संख्या को क्या कहते हैं, कैसे कैसे किस प्रकार की कितनी संख्याएं बनी है, ठीक है। एक हम संख्या रेखा द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहां पे हम लगभग बच्चों छठी से 10वीं तक की, छठी में तो थोड़ा कम, छठी और 7वीं में तो थोड़ा कम कंसेप्ट है, बाकी 8वीं 9वीं 10वीं लगभग एक ही क्लास है बेसिक की। और मैं आज चौथा दिन है जिस थोड़ा थोड़ा सिलेबस बता रहा हूं, बाकी सेम ही कंसेप्ट है, ठीक है। मेरी समझ लो ये 5 गुना मेहनत हुई है, नहीं तो एक भी वीडियो में काम चल सकता था। फिर कई बार बच्चे देख के जो टाइटल होता है वीडियो का यूट्यूब पे कक्षा 6 लिख दिया तो समझ लो 10 वाले खोल के देखेंगे नहीं ना। तो इसलिए मैंने अलग अलग करवाना जरूरी ही समझा। एक संख्या रेखा बच्चों, उसका एक पक्ष होता है बायां और एक पक्ष होता है दायां, ठीक है। हमारा दायां संख्याओं का दायां, हमारा बायां संख्याओं का बायां। दायां हाथ बोलते हैं सज्जे हाथ को, ठीक है। बायां हाथ बोलते हैं खब्बे हाथ को, मोटे तौर पर समझा जाए तो, ठीक है। और एक हमने सेंटर माना इस संख्या रेखा का 0, जहां से ये प्रारंभ हुई। और इस 0 का मतलब है कुछ नहीं, इस 0 को हमने कुछ नहीं समझा। यहां बिंदु समझ ले, यहां संख्या कुछ नहीं है, सिर्फ वो 0 है, एक मूल बिंदु मान लिया जिसको हमने 0 माना। और वहां से दो तरफ रेखाएं खींची गई है, बढ़ाई गई है आगे, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, ठीक है। और इस दाईं तरफ हमारी संख्याएं पॉजिटिव लिखी गई हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और बाईं तरफ हमारी संख्याएं नेगेटिव लिखी गई हैं, -1 -2 -3 -4 -5
-6, -7, -8, -9 और ये रेखाएं बच्चों हमारी इन्फिनिटी तक, कहने का मतलब अनंत तक बढ़ाई जा सकती है दोनों ओर से, कि अनंत तक, अनंत का मतलब है खत्म नहीं होती, इन्फिनिटी तक बढ़ाते रहो, संख्याएं लिखते रहो। ठीक है, हम अब पहले अब इस ओर हमारी जीरो के ठीक दाएं कौन सी संख्या है? दाएं हमारी धनात्मक संख्या है। क्या है? धनात्मक संख्या है। और जीरो के ठीक बाएं हमारी क्या है? ऋणात्मक संख्या है। क्या है? ऋणात्मक संख्या है। अब देखो बच्चों, इन नेगेटिव को अनंत तक की और इन पॉजिटिव को अनंत तक की सभी को हम पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सभी को पूर्णांक। ये पूर्णांक की लाइन खींच देगी, ये भी दोनों तरफ, जहां तक ये जाएंगे वहां तक यह रेखा भी जाएगी, और इस रेखा में हम क्या है कि टोटल जो, चाहे वो ऋणात्मक संख्या है और चाहे वो धनात्मक संख्या है, सभी को हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक बोलेंगे, अगर वो इस क्रम में लिखी हुई है। इस क्रम का मतलब क्या है कि जीरो और एक के बीच की संख्या नहीं लिखी होनी चाहिए। जैसे 1 और 2 है, इसमें भी कितने का अंतर है? 1 का। इसमें भी कितने का अंतर है? 1 का। ऐसे क्रम में लिखी होनी चाहिए। ऐसे क्रम में कोई भी संख्या होगी, मान लिया सीधा अब 5-5 का अंतर दे दिया ना, सीधा यहां से 0 से सीधा ये 5 बना दिया, ये 10 बना दिया, ये 11। लेकिन अगर 1-1 का अंतर होगा तो इसमें अगर 5-5 बनाएंगे तो समझ लो ये भी आएगा, 5 भी आएगा और 10 भी आएगा। ठीक है, कहने का मतलब इसके बीच में दशमलव वाली कोई संख्या नहीं होगी, जिसको अगर दशमलव वाली संख्या होगी तो हम पूर्णांक नहीं बोलेंगे, और अगर अंतर ये रहा पूर्ण संख्याओं का, ठीक है, तो हमारा क्या रहेगा? वो पूर्णांक होगा। उसके बाद अगला है, जहां से 0 शुरू हुई वहां से अनंत तक की संख्या पॉजिटिव हमारी पूर्ण संख्या होती है। क्या होती है? पूर्ण संख्या। अगर हम 1 से शुरू करके अनंत तक जाएंगे वो हमारी प्राकृत संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी? प्राकृत संख्या होगी। ठीक है, इसने कहा है कि 0 से शुरू करेंगे तो हम क्या करेंगे? प्राकृत पूर्ण संख्या होगी, और एक से शुरू होगी तो प्राकृत संख्या होगी। 0 से शुरू होगी तो क्या? पूर्ण संख्या होगी, 1 से शुरू होगी तो प्राकृत संख्या होगी, और ये कहां तक की होंगी? हमारी अनंत तक की होंगी। ठीक है, उसके बाद ये धनात्मक ये भी बता दिया, ये ऋणात्मक ये भी बता दिया। अब हमको क्या बताना है? हमारी ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या कैसे बने। देखो बच्चों, ऋणात्मक संख्या का मतलब होता है, ऋण का मतलब क्या होता है आपको भी पता होगा। ऋण का मतलब होता है कर्ज। क्या होता है? कर्ज। इस कर्जे को ही ऋणात्मक बोलते हैं। ऋणात्मक कि कितना कर्ज है वो ऋणात्मक संख्या दर्शाती है। ठीक है, जैसे अब ये बात इनकी परिभाषा भी लिखी जाएगी, समझ लेना। प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है वो प्राकृत संख्या, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है तो वो अनंत तक जाती है तो वो पूर्ण संख्या। ऋणात्मक संख्या हमारी बाईं ओर लिखी जाती है संख्या रेखा के, 0 के ठीक बाईं ओर और 0 के ठीक दाईं ओर लिखना, अनंत तक जाना क्या हमारी धनात्मक संख्याएं हैं। और
ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के पूर्ण के समूह को क्या कहते हैं, इधर पूर्ण की संख्या होगी, और इन ऋणात्मक और धनात्मक को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। और पूर्णांक क्या है, पूरे अंक को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इनकी परिभाषाएं हम लिखवाएंगे। एक बार मैं क्या बताऊं, एक बार मैं आपको संख्याओं के ऋणात्मक का चिन्ह के बारे में बता दूं। जो कुछ भी लगा लो, एक एग्जाम्पल है, एक बच्चे का एग्जाम्पल है, वो एक बच्चा खाली है जेब से, ठीक है, उसकी जेब में कुछ पैसा नहीं है, तो वो कहाँ है, जीरो पे है, ठीक है। उसको कुछ क्या बोलेंगे, जीरो, कि जीरो का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, तो इसका मतलब उसकी जेब में कुछ नहीं है, वो यहाँ पे खड़ा है। अगर उसके पापा ने उसको 5 रुपए दिए, अगर उसके पापा ने उसको 5 रुपए दिए कि तू चीज खा ले, ठीक है, तो वो यहाँ की बजाय उसके हाथ में पैसा आते ही, उसकी जेब में पैसा डालते ही वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि उसके पास धन आया है। तो धन का मतलब धनात्मक, धन का मतलब धनात्मक, अब वो धन ले रहा है, धन के पास है, ठीक है। अगर उसने वो चीज दुकानदार को दे, पैसे उसको दुकानदार को दिए और उसने चीज ले ली, और दुकानदार को देखते ही उसकी स्थिति कहाँ आ जाएगी, उसकी स्थिति यहाँ पे आएगी, जीरो पे, क्योंकि पैसे तो उसने कितना, जो धन था 5 रुपए उसने दुकानदार को दे दिया, तो अब फिर वो जेब से खाली है, तो वो कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। समझ रहे हो बात। तो कहने का मतलब हमारे पास कुछ पैसा है, कुछ भी है, कॉपी है, अगर कॉपियों की संख्या मानोगे तो ये कॉपियां दर्शाएंगी, ठीक है। अगर कुछ है जिसकी कंपेयर हम कर रहे हैं, अगर कुछ है तो हमारी पॉजिटिव होगा। अगर हमने कर्ज लिया है, और कर्ज वाली ये जो ऋणात्मक उनको समझते हैं, वो कैसे बनी, उनको क्यों दर्शाया गया है माइनस से, उनको इसलिए दर्शाया गया है, देखो संख्याएं तो सेम है लेकिन बस चिन्ह लगे हुए हैं। क्यों लगाए इनके चिन्ह, हम यही देखते हैं। अगर स्कूल में आप खेलने जा रहे हो, बाहर जा रहे हो खेलने, ठीक है, आप बाहर खेलने जा रहे हो, टीचर आपको बाहर खेलने के लिए लेके जा रहे हो, और आपकी 10-15 बच्चों की टोली जा रही है, ठीक है। घर वालों ने आपको 200 रुपए दे दिए, किलो खर्चा आपका 200 रुपए दे दिए, जिसको जितने दिए, ठीक है। तो एक बंदे को 200 दिए, और उस 200 वाले के बाकी सभी अपने अपने घर से ज्यादा लेके आ रहे थे, लेकिन इस 200 वाले के पैसे कम पड़ गए, इसने 200 खर्च दिए, और ये फिर इसने खाना था खाना, ये बेचारा भूखा रह गया, इसको भोजन नहीं मिला वहां पे, क्यों, पैसे खत्म हो गए इसके पहले ही। तो इसने क्या किया, 50 रुपए की एक थाली आएगी खाने की, मैं 50 रुपए है ना अपने दोस्त से ले लूं, तो इसने अपने दोस्त से ले लिए, ठीक है। अगर उसने अपने दोस्त से लिए हैं, अगर उसने अपने दोस्त से लिए हैं और उसको क्या बोला कि मैं तेरे को घर जाके दे दूंगा, क्या बोला कि मैं तेरे को घर जाके दे दूंगा, तो उसने क्या किया, देखो ये संख्या रेखा हमने आगे बढ़ानी पड़ेगी, 50 तक लेके जानी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम इसका अंतर 10-10 का माने, जितना अंतर इधर मानेंगे उतना ही इधर भी मानेंगे, फिर ये बराबर है। अब उसने क्या किया कि उसने बोला कि मैं घर जाके तेरे को 50 रुपए दे दूंगा, तू मेरे को उधारे दे दे, तो उसके दोस्त ने उधारे दे दिए उसको 50 रुपए, तो वो अब कहां पे है, वो कहां पे है, यहां पे है, कहां पे है, यहां पे, समझ रहे हो बात। क्योंकि क्यों है वो यहाँ पे क्यों नहीं हो उसके पास, क्योंकि ये पैसे उसके उधारे हैं, उसने देने पड़ेंगे, उसने देने पड़ेंगे, वो पैसे उसके नहीं है 50 रुपए, वो किसी के हैं, किसी के हैं, किसके, वो इसके थे, वो इसके थे जिसके पास ज्यादा रुपए हैं धन में से, लेकिन उसकी पोजीशन कहाँ है, उसकी पोजीशन यहां है, उसकी पोजीशन, जिसके पास धन होता है वो धनात्मक होता है, उसके पास धन वाला होता है, लेकिन जिससे जो सा कर्जा लेता है, ऋण लेता है, वो तो इधर लिखा जाएगा ना, उसकी पोजीशन यहां पे आ गई। और देखो उसने तुरंत अपने हाथ में पैसे लेते ही तो समझ लो वो यहां पे आ गया,
अगर उसने 50 रुपए लिए, 60 रुपए लेता तो वो यहाँ पे आता, 40 लेता यहाँ आता, 30 लेता यहाँ पे, 80 लेता यहाँ पे आता। कहने का मतलब जितने लेता उतना कर्ज होता, ठीक है। तो अगर उसने फिर ले लिए पैसे कि वो लड़का बार बार कहेगा ना उसको कि तू तने मेरे 50 रुपए देने, तने मेरे 50 रुपए देने, तन्ने मेरे पे 50 रुपए का कर्जा ले रखा और दे दिए भाई, ठीक है। वो ऐसी ऐसी बात कहेगा तो इसका मतलब क्या है, वो यहीं पे है ना, उसको देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद उसने क्या किया, घर जाके उसने उसके 50 रुपए दिए। ले भाई तू पूरे रास्ते मेरे को परेशान करता आया है कि मेरे 50 रुपए देने, तो ने मेरे 50 रुपए देने, ले तू अपने 50 रुपए ले। इसके 50 देते, इसके 50 दिए तो उसकी पोजीशन कहाँ आएगी, यहाँ पे। कहाँ आ गई, उन्हें घर से 50 रुपए लिए तो उसकी पोजीशन कहाँ आ गई, यहाँ पे। कि उसके पास जब घर से भी 50 रुपए मिले थे उसने, कि उसके जो 50 रुपए थे या घर उसके 50 रुपए रखे थे, हैं, तो क्या मान लिया उसके घर गुल्लक में 50 रुपए थे, वो गुल्लक ले रहा है, ठीक है। इस गुल्लक में उसने 50 रुपए रखे थे, ठीक है। तो उसने क्या किया, इसमें से 50 पैसे तो इसमें चल फालतू है, ठीक है, लेकिन उस फिलहाल की बात है। तो उसने क्या किया, 50 रुपए उसके दिए तो वो यहां पे आ गया उसकी जेब में, इसमें से सिर्फ 50 रुपए निकाले, उसमें से 70 निकालता। अगर उसने 50 निकाला तो उसकी पोजीशन ये आएगी, क्योंकि जेब तो फिर भी खाली रहेगी उसके, तो सिर्फ उसने निकाले क्या, सिर्फ ये निकाले, ठीक है। इसको देने के लिए निकाले जो उसने खर्च किए उस पे लेके, उसकी पोजीशन आ गई यहाँ पे। अगर उसने 70 रुपए निकालता, 50 इसके देता तो उसकी पोजीशन कहाँ आती, यहाँ पे आती। कहाँ आती, यहाँ पे 20 पे। अगर वो 80 निकालता तो वहां पे यहाँ आती, 50 इसके देके 30 अपने पास रखता। जितना धन होगा उसका इधर लिखा जाएगा, जितना कर्ज होगा उसका इधर लिखा जाएगा। इसलिए ऋण लेना हमारी नेगेटिव को दर्शाता है कि हमें ये देना होता है, देना ही हमारा ऋण होता है, जो हमें पक्का देना होता है, इसलिए हमने नेगेटिव संख्याओं को दर्शाना है, ठीक है। ये बात क्लियर। अब हम संख्याओं की परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है। मैथ की पहली परिभाषा बच्चों, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 से शुरू होकर या 0 से लेकर भी कह सकते हैं, अनंत तक की संख्याएं, तक की सभी संख्याएं मैंने बताया था ना, ये संख्या रेखा पर अगर 0 से ठीक हम दायित्व लेंगे, संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। जैसे बच्चों मैथ समझना तो साथ के साथ कॉपी में उतारना है और बाद में इसकी प्रैक्टिस करनी है, याद करना जरूरी, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 डैश, ये इन्फिनिटी का चिन्ह है, इसका मतलब अनंत होता है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरी परिभाषा पढ़ेंगे, प्राकृत संख्या। एक से लेकर अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है।
इसमें सिर्फ फर्क क्या पूर्ण संख्या में प्राकृतिक में, पूर्ण होती है जीरो से शुरू, जीरो शामिल होती है किसमें, प्राकृतिक संख्याओं में। प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो शुरू कर दें, जीरो लगा दें या जीरो रख दें तो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी तक। अगर इस प्राकृतिक संख्या में ये जीरो उठा के यहां रख दे तो फिर ये सेम ही नहीं होगी, है ना। तो फर्स्ट पूर्ण संख्या कौन सी है, जीरो है, और फर्स्ट प्राकृतिक संख्या कौन सी है, एक है। इसके बाद हमारी परिभाषा आती है तीसरे नंबर की, वो होती है पूर्णांक, जो मैंने संख्या रेखा के ऊपर खींचा है। इसकी सिंपल सी परिभाषा है, पूरे अंक को पूर्णांक कहते हैं। पूरे अंक को पूर्णांक कहते हैं। पूरे अंक को पूर्णांक कहते हैं। जैसे इधर इंफिनिटी लगाया और ये भी माइनस का इंफिनिटी, यहां से डैश 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 करके -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डैश 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 इंफिनिटी। अब इनमें बच्चों देख, आपने दिख रहा होगा ये और ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, और ये ऐसा अकेला चिन्ह होता है, अकेला पूर्णांक होता है। इसको बच्चों अगर आपको पूछा जाए कि कोई ऐसा पूर्णांक बताए जो ना तो धनात्मक होता और ना ऋणात्मक होता, तो हम क्या बोलेंगे, उसको जीरो बताएंगे। उसमें क्या बताएंगे, जीरो। कहने का मतलब जीरो एक ऐसा पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक होता और ना ही ऋणात्मक होता। क्लियर। अब हमारे पास आता है परिमेय संख्या। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय, अपरिमेय, देखो भाज्य, अभाज्य, सम संख्या, विषम संख्या, ये सभी बच्चों हमारी जो एक आप एमएस सक्सेस पॉइंट के बेसिक क्लासों में जाइए, बेसिक क्लास के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, 16 क्लासें हैं, उसमें आपका बेस, अगर किसी का मैथ कमजोर है, बेस कमजोर है, तो वहां पे जाके उन 16 क्लासों को देखने के बाद इन क्लासों को शुरू करिए। ठीक है, तो आपको बहुत फायदा होगा। उसके बाद आती है हमारी परिमेय संख्या। क्या आती है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या समझने के लिए फिर हमने क्या करना पड़ेगा, हमने एक एरो खींचनी पड़ेगी। ठीक है, क्या खींचनी पड़ेगी, एरो खींचनी पड़ेगी। पहले हम परिमेय संख्या की परिभाषा को देखते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या P/Q, P/Q का मतलब क्या है, भिन्न के रूप में, क्यों के रूप में लिखी हो, P तथा Q पूर्णांक हो, Q बराबर 0 न हो, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। इसका मतलब क्या है, सॉरी, Q बराबर 0 न हो, Q बराबर 0 न हो। जो संख्या P/Q के रूप में लिखी हो, P तथा Q पूर्णांक हो और Q बराबर 0 न हो, तो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। अब हम संख्या रेखा के द्वारा समझेंगे। यहाँ 0 था अपना, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ
3, यहाँ -4, यहाँ -5, यहाँ -6, यहाँ -7, यहाँ -8। ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर यहां पे मैंने 1 लिखा है, यहां पे कोई संख्या है, जब क्या लिखा 1, तो इसका मतलब क्या है, 0 से 1 तक गए हम, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कदम चले होंगे ना। अगर हमने 0 और 1 के बीच 5 कदम मान लिए, ये 5 कदम है और चार कदम ये हो गए, और ये 5वां कदम हमारा 1 है, और इस पॉइंट को हमने ए माना, इस पॉइंट को हमने बी माना, इस पॉइंट को हमने सी माना। ठीक है। कोई भी यहां पे 0 पे है, कोई भी यहां पे 0 पे है, और वो कदम टेकना स्टार्ट किया, उसने कदम चलना शुरू किया, तो वो यहां पे आ गया और एकदम किसी की आवाज आई, तुम वहीं रुक जाओ, और वो यहां पे ही रुक गया, यहां पे रुका, और उसको बोला गया कि तू कौन सी पोजीशन पे खड़ा है, कौन सी संख्या पे खड़ा है, कहां, वो पूछेगा फिर कहां से कहां तक की, वो बोलेगा 1 और 0 के बीच में कहां खड़ा है तू, तो वो उसको अगर उन टोटल कदमों का पता है कि इसके अंदर टोटल कदम कितने हैं, 1 2 3 4 5 टोटल कदम होंगे। 0 को तो 0 ही मानेंगे क्योंकि वो वहां तो खड़ा ही था। पहला कदम 1 2 3 4 5, ठीक है, उसके टोटल कदम 5, और वो खड़ा कौन से पे, पहले पे, वो लिखेंगे पी के रूप में, टोटल लिखेंगे क्यू के रूप में। तो ये क्या है, ये क्या है, ये परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में ही तो लिख रखी है, पी बटे क्यू के रूप में ही तो है। अगर वो यहां पे खड़ा होता तो फिर उसके वो बोलता 2/5 की, वो यहां पे खड़ा होता वो बोलता 3/5 की, वो यहां पे खड़ा होता वो बोलता 4/5 के रूप में, और वो यहां पे खड़ा होता तो 5/5 आखिर क्या होता है हमारा, वही आएगा, एक ही तो था, है ना, एक ही आ गया ना। तो अब देखो, जब ये क्या है, ये भिन्न के रूप में ही तो है, ये क्या है, क्या है, पी बटे क्यू के रूप में ही तो लिख रखी है। तो जब ये पी क्यू के रूप में लिख रखी है, तो इससे हमें ये भी पता चलता है, अब 0 और 1 और 2 और 3, या 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं के बीच में जो ये संख्याएं दे रखी है, पूर्ण और प्राकृतिक संख्या, इनके बीच में भी संख्याएं हैं, और वे कौन सी संख्या, ये परिमेय संख्या है। क्या हुए, परिमेय संख्या। अब हमने जब इसके अंदर 0 और 1 के बीच के अंदर हमने संख्याओं को खोज दिया है, क्या हमारे बीच ये 0 और ये पॉइंट, ये 0 हो गया, और ये मान लिया पहला कदम 1.5 हो गया, ठीक है, या ये 0 ये 1.5, अब इसके बीच के दर्शा रहे हैं, ये 1 है यहां पे, ठीक है, और ये 1.5, ये 2.5, ये 3.5, ये 4.5, और ये 5/5, समझ लो 1 ही आएगा इसका, ठीक है। ये हमारा मैंने बड़ा रूप इसलिए बनाया ताकि यहां पे समझ में आ जाए, ये समझ लो ये है, ठीक है, ये A पॉइंट है और ये इसके सामने ये B है, ठीक है, इनके बीच की A और B के बीच की बात कर रहे हैं, एक 0, ये 0 था, ये 1 था, इनके बीच की बात कर रहे हैं, इनके बीच की, ठीक है, क्योंकि हमने बीच में। अब एक बात बताओ, जब वो इस 0 और 1/5 के बीच में चला, तो यहां भी तो कोई संख्या होगी, उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी कदम टेकने के लिए कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा कदम, यहाँ पे कुछ तो पार करना होगा, करया होगा उसने, ये तो है नहीं, वो पहला कदम टेक रहा तो बीच में जगह तो आई होगी ना, जगह तो बनी होगी, और उन जगहों में जब इसके और इसके इतने के बीच में हमने इतनी संख्याएं कर दी, तो क्या इनके बीच में कोई संख्या नहीं होगी, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इसके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, कितनी होती हैं, अनंत परिमेय, ढेर सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, ढेर सारी अपरिमेय संख्या होती है। कहने का मतलब इन परिमेय संख्याओं के बीच में हमारी क्या होती है, ढेर सारी परिमेय संख्या होती है, और ढेर सारी ही अपरिमेय संख्या होती है। और अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, ये साफ करने के बाद बताऊंगा। अब हमारी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में अब
वैसे तो अब परिभाषा अब भी लिखूंगा मैं, अब भी लिखूंगा। और जब मैं आपको इसके संख्या रेखा में दर्शाऊंगा ना कैसे अपरिमेय संख्याएं निकलती हैं, तब आपने ध्यान से समझना है, ठीक है। 10वीं क्लास में, शायद 10वीं क्लास में संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या दर्शाना होता है। जैसे ये 2 वर्गमूल 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसको दर्शाओ, तो फिर मैं बताऊंगा कैसे निकलती है अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। वर्गमूल 5, वर्गमूल 3, ये क्या, ये अपरिमेय संख्या, और उनको संख्या रेखा पर कैसे ढूंढा जाता है वो मैं आपको 10वीं क्लास के फर्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, वो की जो कि समझ लो जब भी उसकी एक्सरसाइज होगी, ठीक है। शायद कल आ जाए नंबर उसका, ठीक है। तो करें साहब, अब हम अपरिमेय संख्या की क्या करेंगे, परिभाषा समझेंगे। इसको ऐसे ही रहने दो, हम ऊपर करेंगे। पहले लिखो अपरिमेय संख्या की परिभाषा। जो संख्या P बटे क्यू के, मेन यही है, P बटे क्यू के रूप में न लिखी हो। एक दूसरे शब्दों में बताऊं जो आसान है, एक लाइन की परिभाषा है कि परिमेय संख्या को छोड़कर सभी संख्या अपरिमेय संख्या होती हैं, ठीक है। न लिखी हो, बेशक P तथा क्यू पूर्णांक हो और क्यू बराबर 0 हो, क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे अगर आपने परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल लिखने हैं, लिख लीजिए, ये लिख दिए मैंने 2-3 एग्जाम्पल, 2/3, 4/5, 7/8, 8/9, ठीक है, ये उतार लीजिए। ये परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल है। ये अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल है, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, पाई, ठीक है, इत्यादि एक्स्ट्रा। उसके बाद वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जिस संख्या का या सॉरी परिमेय संख्या, परिमेय व अपरिमेय संख्या के समूह को परिमेय व अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। और ये बच्चों 10वीं क्लास का जो चैप्टर है उसकी परिभाषा है, संख्या कहते हैं। इसमें कहने का मतलब दोनों का जिक्र होगा, एक तो इसमें दोनों आ जाएंगे, 2/3 जैसे में, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, 3/4, 7/9 एक्स्ट्रा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे, 2 परिभाषा लिखवाऊंगा मैं आपको, वो मैं बोल दूंगा, आपने कॉपी में लिखना है। एक तो है, पहली है शांत दशमलव संख्या, दूसरी है अशांत दशमलव संख्या, इसको बोलते हैं अनवसानी, दूसरा नाम इसका आवर्ती,
अनवसानी आवर्ती। पहली संख्या लिखो, पहली परिभाषा लिखो शांत दशमलव संख्या की। जिस भिन्न के अंश को हर से भाग देने पर, जिस भिन्न के अंश को हर से भाग देने पर दशमलव प्रसार, उससे पहले लिखो, हर से भाग देने पर शेष शून्य आए तो उस प्रसार को हम शांत दशमलव संख्या या शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, जिस भिन्न के अंश को हर से भाग देने पर शेष शून्य आए उसे या उस प्रसार को, उस दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव संख्या या शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। क्लियर? उसके बाद है अशांत दशमलव संख्या। जिस भिन्न के अंश को, अब मैं ये बोल रहा हूं अशांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या या अनवसानी आवर्ती। जिस भिन्न के अंश को हर से भाग देने पर शेषफल शून्य न आए और उसका प्रसार बढ़ता चला जाए, उसका दशमलव प्रसार क्या है, बढ़ता चला जाए, वो खत्म नहीं होगा। आगे से आगे रकम अंक ऊपर से उतारा जाओगे और आगे से आगे बढ़ता जाएगा, वो खत्म नहीं होगा। उदाहरण के लिए एग्जांपल है, पाई भी है, 22/7 है। वैसे 22/7 लेते हैं ना उसका मान, ये भिन्न के रूप में, वो सिर्फ सवाल को निकालने के लिए लेते हैं, वो उसका वास्तविक मान नहीं है। ठीक है, तो जिस भिन्न के अंश को हर से भाग देने पर जो शेष शून्य ना आए, उस दशमलव प्रसार को जो बढ़ता चला जाता है उसको क्या कहते हैं, अशांत दशमलव संख्या या अनवसानी आवर्ती कहते हैं। क्लियर? इसके एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल लिखूं तो मैं शांत का लिख लो 6/5, इसको भाग करेंगे जैसे 1.2 आएगा, लेकिन ये पूरा कट जाएगा। इसका 22/7 का है, जैसे एक 3.14 डैश डैश डैश। और एक एग्जाम्पल हो रहा है अपरिमेय संख्या का या अनवसानी आवर्ती का। बार एक है, यहां पे लिखता हूं मैं 0.1011101110 डैश डैश डैश, ये अनवसानी का है। ठीक है, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है, खत्म नहीं होगा। अब की बार फिर एक और बढ़ जाएगा, उसमें 5 एक के हो जाएंगे, 1 0 लग जाएंगे फिर। ठीक है, क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। और जो 10वीं क्लास का हम जो मैथ में कंसेप्ट दिया है एनसीईआरटी के, हम वो कल करवाएंगे। ठीक है, वैसे आपने बेसिक आपने यहां से ही, ये क्लास 9वीं की 10वीं की इकट्ठी है। ठीक है, हम कल क्या करेंगे, जो मैथ में कंसेप्ट है उससे पहले आपने ये देखना जरूरी है। क्लियर? और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो आपको पसंद आती तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक बार शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।